नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो अध्ययन का बिंदु होगा वो है संविधान के भाग 3 में उल्लिखित समानता का अधिकार या राइट टू इक्विटी। विद्यार्थियों, पूर्व में मैंने आपको पीपीटी भी शेयर की है और पीडीएफ भी शेयर किया था कि कैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक संविधान के भाग 3 में 6 तरह के मूल अधिकारों का वर्णन है। और इन 6 तरह के मूल अधिकारों में जो पहला मूल अधिकार है वह समानता का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इनका भारतीय संविधान के अंदर वर्णन है। विद्यार्थियों, समानता का अधिकार निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुत्व जो फ्रांस की राज्य क्रांति के महत्वपूर्ण स्लोगन्स रहे थे, नारे रहे थे, उन्हीं में से एक समानता है। और जहाँ कहीं भी लोकतंत्र की बात की जाएगी वहाँ स्वतंत्रता और समानता ये बड़े महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं, तो वहाँ समानता भी आपको ज़रूर दृष्टिगोचर होगी। और वैसा ही एक प्रयास भारतीय संविधान के निर्माताओं का भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक जामा पहनाने के लिए यहाँ के नागरिकों को समानता के अधिकार प्रदान करना, ऐसा संविधान सभा का एक पुनीत प्रयास। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। एक एक करके हम अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले चूँकि भाग 3 शुरू होता है अनुच्छेद 12 से और अंत होता है उसका अनुच्छेद 35 तक, तो 12 और 13 में क्या है, हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लें, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट 14 नंबर आर्टिकल से शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में भी दिक्कत होगी और ये दोनों आर्टिकल्स आपके छूट जाएंगे। विद्यार्थियों देखिए, एक तो मूल अधिकार जो हैं वो व्यक्ति को प्राप्त हैं, नागरिक को प्राप्त हैं और राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 को यदि हम लें तो इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है और जिसमें राज्य का जो विस्तार है, राज्य में क्या क्या शामिल हैं, इसका वर्णन है। तो राज्य में क्या क्या शामिल हैं? केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी अनुदानित संस्थाएं इत्यादि, या यूँ कह दीजिए आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, महारत्न कंपनियां, जैसे ओएनजीसी का आपने नाम सुना है, एनटीपीसी का आपने नाम सुना है, ये सारी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। यानी इनमें से कोई भी यदि राज्य के तौर पर, सरकार के तौर पर व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो क्या स्थितियां बनेंगी, ये आगे वर्णन में दिया गया है। यानी मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं, सरकारों के खिलाफ प्राप्त होते हैं, संस्थानों के खिलाफ प्राप्त होते हैं। तो राज्य को यहाँ परिभाषित करना उचित समझा गया और अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 और इस 13 में राज्य द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा निर्मित कोई विधि, ऐसी विधि जो मूल अधिकारों में ऋणात्मक कटौती नहीं करेगी या मूल अधिकारों में उसकी मूल भावना को तोड़ते हुए कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करेगी,
या अगर करेगी तो उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सामान्य विधि के द्वारा नहीं करेगी। कुछ इस तरह का वर्णन अनुच्छेद 13 में किया गया है। और अनुच्छेद 13 में सबसे पहले तो विधि का आशय स्पष्ट किया गया है कि विधि क्या है। विधि और इस विधि में सामान्य विधि और केवल सामान्य विधि को शामिल किया गया है, न कि संविधान संशोधन विधि को। अनुच्छेद 13 का फर्स्ट कहता है ऐसी विधि या कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों सभी, अनुच्छेद 13 पर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो समानता के अधिकार का विस्तार भी आपको समझने में मदद करेगा। विधि का आशय क्या है यह स्पष्ट किया गया अनुच्छेद 13 में। और 13(1) क्या कहता है, ऐसी विधि या कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है वे मूल अधिकारों से संबंधित विधि के नीचे, अर्थात मूल अधिकारों से संबंधित विधि अपने उल्लंघन करने वाली ऐसी विधि को आच्छादित कर लेगी। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के नाम से भी जाना जाता है। आप आगे जब पढ़ेंगे इनका अध्ययन जब आप विस्तृत तौर पे करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। अभी मोटा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि मूल अधिकारों के ऊपर हावी होने वाली कोई ऐसी कानून अगर लेजिस्लेचर बनाती है तो ये ध्यान रखना कि वह विधि जो है मूल अधिकारों के नीचे आएगी, यानी मूल अधिकारों को ओवरलैप नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए दूसरा, यानी अनुच्छेद 13 का दूसरा कहता है मूल अधिकारों के विरुद्ध या प्रतिकूल बनाई जाने वाली विधि असंवैधानिक घोषित की जा सकेगी। बड़ा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, यदि कोई ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है या ऐसे कानून का निर्माण किया जाता है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध या प्रतिकूल है तो ऐसी विधि को माननीय न्यायालय जो है वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 13 कहता है ऐसी विधि में, कैसी विधि में, जो कानून जो संविधान के मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, ऐसी विधि में हालांकि अध्यादेश, उपनियम और अधिसूचनाएं भी शामिल की जाती हैं। ध्यान रहे, केवल संसद द्वारा निर्मित कानून ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, नियमों के बनाए गए उपनियम और इस तरह की जो अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी वे भी विधि में शामिल होंगी। और इसी तरह से अनुच्छेद 4 कहता है 13(4) 24वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि इस अनुच्छेद के प्रावधान 368 पर लागू नहीं है। 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिए, इसका सीधा सीधा सार ये है कि भारतीय संविधान में जो निर्मित मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन अगर किया जाता है तो वो किसी अध्यादेश, नियम, उपनियम के द्वारा नहीं किया जा सकता या सामान्य विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। वह विधि कैसी होनी चाहिए? संविधान संशोधन विधि होगी। आप और भी सामान्य अर्थों में समझना चाहें तो अगर भारतीय संविधान के भाग 3 में या मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन बिल लाना होगा और संविधान संशोधन बिल ला करके ही आप मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं संविधान का अनुच्छेद 14, जहाँ से हमारा समानता का अधिकार शुरू होता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सबसे पहले तो इसका हेडिंग्स या इसकी जो मूल भाव है या मूल बात है वो आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल से तात्पर्य अनुच्छेद है विद्यार्थियों। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात यहाँ देखिए 2-3 बातें हैं लेकिन मूल जो इसका अर्थ है वो यह है कि कानून की नज़रों में सब समान होंगे। क्या होगा? कानून की नज़रों में सब समान होंगे या विधि के समक्ष सब समान है, चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है, चाहे वह कोई पद पर आधारित व्यक्ति है, कोई नेता है या सामान्य व्यक्ति है। विधि की नज़रों में या कानून की नज़रों में सब समान होंगे। इस तरह का प्रावधान अब आर्टिकल नंबर 14 करता है। इसमें ये ध्यान रखने की बात है, 2 एक्सेप्शंस हैं यानी 2 अपवाद हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। यानी कोई भी फौजदारी कानून, कोई भी दीवानी कानून, ये सब राष्ट्रपति और राज्यपाल
आपको मान लीजिए कोई फौजदारी मुकदमा है, आपके खिलाफ़ भी हुआ और राष्ट्रपति के खिलाफ़ भी हुआ, तो राष्ट्रपति को पहले पूर्व नोटिस मिलेंगे, पूर्व जो है वहाँ से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय मान सम्मान का प्रश्न होता है। इसलिए आप तुरंत जा कर के राष्ट्रपति और राज्यपाल को हथकड़ी लगा करके बंद करके नहीं ला सकते, जबकि ये काम किसी सामान्य व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। समझ में आए विद्यार्थियों? राष्ट्रपति और राज्यपाल विधि के समक्ष समानता के असम्पशंस हैं, अपवाद हैं, ठीक है। और हमने ये विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से। मैंने पूर्व में आपको एक PDF शेयर किया था और उसमें भारतीय संविधान के स्रोत मैंने आपको बताए थे, तो आप अगर उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको ये चीज़ें बराबर रिमाइंड होती रहेंगी। विधि के समक्ष या विशेषाधिकार प्राप्त के साथ भी वैसा ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो सामान्य के लिए होगी, ये इसका मूल भाव है। यानी अगर कोई व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त है तो उसके साथ भी वैसा ही दंडात्मक बिहेव किया जाएगा जैसा किसी सामान्य व्यक्ति के साथ किया जाता है। यह विधि के समक्ष समानता का मूल जो है वो बात है। यहाँ एक और भाव है, खास करके आप जब आगे अध्ययन और करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक और भाव, जैसे विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन में लागू है, वैसे विधि का समान संरक्षण, यानी कानून सबको समान रूप से संरक्षित करेगा, एक और इस तरह की टर्मिनोलॉजी है। एक है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या कानून का समान संरक्षण। और यह USA की विधि है या USA की टर्मिनोलॉजी है। और इसमें क्या कहा जाता है कि समानता की स्थापना के लिए सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भेदभाव कैसा होना चाहिए? युक्ति युक्त एवं तर्क संगत होना चाहिए या परिस्थितिजन्य होना चाहिए। यानी कानून इस तरह के निर्मित किए जा सकते हैं, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कानून इस तरह के निर्मित किए जा सकते हैं जिनसे समानता स्थापित हो सके। विधि का समान संरक्षण यानी कानून इस तरह के बनेंगे जिससे सभी समान रूप से संरक्षित हों। अब सभी समान रूप से संरक्षित हों, इसके लिए सकारात्मक भेदभाव किया जा सकेगा, लेकिन ये भेदभाव कैसा होगा? युक्ति युक्त होगा, तर्कसंगत होगा और परिस्थितिजन्य भी होना चाहिए। यानी युक्ति युक्त और तर्कसंगत भेदभाव के साथ सकारात्मक भेदभाव राज्य कर सकता है, और इस तरह से करके विधि समान रूप से सबको संरक्षित कर सकती है। समझ में आया विद्यार्थियों? दो टर्मिनोलॉजी है, एक विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली है, दूसरा विधि का समान संरक्षण USA से लिया है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 15 ये कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट इट, आप चाहें तो लिख लें। राज्य किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकेगा? कि अमुक व्यक्ति किस धर्म का है, कि अमुक व्यक्ति किस मूल वंश का है, कि फला व्यक्ति फला जाति का है, फला व्यक्ति फला लिंग का है, या ये मेल है या फीमेल है, या इसका जन्मस्थान फला राज्य है। इन आधारों पर भारतीय संविधान किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यहाँ उठ रहा होगा कि सब जाति के आधार पर भेदभाव तो होता है। निश्चित तौर पे आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सब लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। जन्मस्थान अगर किसी का जम्मू कश्मीर है तो वहाँ भी भेदभाव है। तो विद्यार्थियों, इसके लिए अनुच्छेद 15 को खोलते हैं और अनुच्छेद 15 के 1, 2, 3, 4, 5 जो पैराज हैं उनका हम लोग अध्ययन जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनको किस तरह से जो है भेदभाव नहीं माना जाएगा अगर राज्य इस तरह का कार्य कर रहा है, यानी जाति के आधार पर अगर भेदभाव कर रहा है। मैंने ऊपर आपको बताया कि विधि का समान संरक्षण यानी कानून सबको समान रूप से संरक्षित करे, इस तरह की व्यवस्था कर सकता है राज्य अगर चाहे। सकारात्मक प्रयास उसके संबंध में किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(1) कहता है धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध है या राज्य इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) कहता है
कि इसमें महिला और बच्चों के संरक्षण के प्रयासों को भेदभाव नहीं समझा जाएगा। नोटेड, आप ध्यान दें, अगर राज्य महिला और बच्चों के संरक्षण के लिए कोई प्रयास करता है तो इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्यों? इसकी वजह है कि ये पिछड़े हुए हैं, इनको आगे लाना राज्य में समानता की स्थापना की ओर एक प्रयास है, और राज्य इनके लिए विशेष तौर पे अगर काम करता है तो ये नहीं माना जाएगा कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। ठीक है। इसी तरह 15(3) क्या कहता है? एसटी, एससी और ओबीसी यानी एसटी, एससी और पिछड़े वर्गों के विशेष व्यवसायों का या उनकी विशेष व्यवस्थाओं के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों को भेदभाव नहीं माना जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? कि एसटी, एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, इनके उत्थान के लिए राज्य द्वारा जो प्रयास किया जाएगा, उन्हें भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 15(4) कहता है कि जनप्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण एसटी और एससी को जो प्रदान किया गया है उसे भी भेदभाव नहीं माना जाएगा। चलिए, एक विशेष बात मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये जो जनप्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण है, ये ऐसा आरक्षण केवल लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में ही है। आप चाहें तो लिख लें कि ऐसा आरक्षण जो अनुच्छेद 15(4) के तहत प्रदान किया गया है वह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए ही है। ठीक है। इसी प्रकार महिलाओं और ओबीसी को किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। 15(5) कहता है, जो 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया है, कि शैक्षणिक संस्थाओं चाहे निजी हों चाहे सरकारी, दोनों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था के लिए राज्य फोर्स नहीं करेगा। ठीक है। चलिए, इस प्रकार आपका अनुच्छेद 15 पूरा हुआ। यहाँ मूल भाव जो है वो क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा, लेकिन अगर बच्चे और महिलाओं के लिए प्रयास कर रहा है तो इसको भेदभाव नहीं समझोगे। एसटी, एससी और ओबीसी के कल्याण के लिए अगर काम कर रहा है तो इसको भी आप क्या नहीं समझेंगे कि यह राज्य के द्वारा भेदभाव किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसको सरल अर्थों में अगर आप समझना चाहें तो क्या समझेंगे? सरकारी नौकरियों में समान अवसर की व्यवस्था राज्य करेगा। क्या करेगा? व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वह राज्य से ये मांग कर सके कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर प्राप्त हों। ठीक। अब सरकारी नौकरियों में समान अवसर से संबंधित जो प्रावधान हैं उसमें 16(4) कहता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित व्यवस्थाएं 16(4) देता है, और वह कहता है कि आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन है। आप चाहें तो लिख लें, आरक्षण का आधार क्या है? सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, न कि आर्थिक। ठीक है। भारत सरकारों द्वारा 1953 में अनुच्छेद 340 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन करेगा। ठीक है। तो ऐसे आयोग बनाए, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे आप काका साहब कालेलकर का जो एक आयोग है वो गठन किया गया था, जिसमें 10 सदस्य थे उस समय। 1953 में यह कालेलकर कमीशन बना था। इसके बाद जो है जनता सरकार जब आई तो बीपी मंडल आयोग का गठन पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए किया था, पिछड़े वर्गों के उनके लिए एक आयोग बनाने के लिए किया था। ये 1979 की बात है। और इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के हिसाब से जो है आरक्षण देने की सिफारिश की गई, और इस सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को पहचानने के लिए जातीय समीकरण या जाति को पहचान तत्व माना गया। जाति इसमें पहचान तत्व थी, लेकिन आधार क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। ठीक है। इसी तरह से बाद में 76 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 77 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और इनमें अब क्रमशः जो है आरक्षण में धीरे धीरे बढ़ोतरी की गई। जैसे 16(4) का ए जोड़ा गया, बाद में
77वें संविधान संशोधन के द्वारा और पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई। इस तरह की व्यवस्थाएं होती रहीं। आइए इसके बाद है अगला अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को अपराध की श्रेणी में डाला गया, छुआछूत का बहिष्कार किया गया। अगर अस्पृश्यता करते हुए कोई पाई जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 इस बात को उल्लिखित करता है। लेकिन यहाँ ध्यान आप ये रख लें कि संविधान में कहीं भी छुआछूत को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। संविधान में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ अस्पृश्यता शब्द को खोल करके उसके निहितार्थों को समझाया गया हो। इसलिए छुआछूत क्या माना जाएगा, जो विभिन्न निर्णयों से अब तक स्पष्ट हुआ है। क्या छुआछूत होगा, आप किसी से कहें कि आप पानी पियो और अगर वो पानी नहीं पीता है तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसने आपको पानी पीने से मना कर दिया तो उसने आपके साथ छुआछूत की। उसने कहा कि आप आइए बैठिए मेरे साथ खाना खाइए, और अगर आपने मना कर दिया, भले आपको भूख थी या ना थी, लेकिन अगर आपने मना किया तो आप ये आधार नहीं बनता कि आपने उसके साथ में छुआछूत की। छुआछूत का आधार क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति को सार्वजनिक मंदिर, सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, पर्यटन स्थल, बस, परिवहन के साधन इत्यादि पर, इस आधार पर कि वह दलित है या इस आधार पर कि वह निम्न जाति का है, अगर आप उसे छुआछूत वाला बर्ताव करते हैं तो यह छुआछूत की श्रेणी में आएगा। आप तालाब में नहाने से मना करते हैं, आप कुएं बावड़ी पे जाने से मना करते हैं, आप सार्वजनिक मंदिर में चढ़ने से मना करते हैं, तो यह छुआछूत के दायरे में आएगा। और अगर किसी को उसके जाति सूचक शब्दों के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में एट्रोसिटीज़ एक्ट बना, इसी आर्टिकल नंबर 17 के आधार पर ये एट्रोसिटीज़ एक्ट बना हुआ है। और एट्रोसिटीज़ एक्ट को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, आप इसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बातें, जो भी भारतीय संविधान में इनके बारे में जो वर्णन दिया गया है, और उसके बाद जो एक्ट बने विभिन्न, उनमें जो इस तरह का वर्णन है उसको आप लोग वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। तो ये छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसी प्रकार जो राइट टू इक्विटी का अंतिम जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, और इसमें शिक्षा और सेना इन दोनों को छोड़ करके उपाधियों का अंत की व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिए, किन किन को छोड़ करके? शिक्षा और सेना को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में उपाधियों का अंत किया गया है। अब यहाँ ये तो ध्यान रख लीजिए, आप शिक्षा में डॉक्टर किसी के आगे लग रहा है तो वो जो है एक तरह से बहाली है उसकी, या वो लगा सकता है। सेना में कर्नल लगा सकता है, मेजर, लेफ्टिनेंट, फला फला, जो भी उनके पद के आगे जो नाम होते हैं वो आप वो लगा लेते हैं, उपाधि अपनी लगा लेते हैं कि कर्नल फला फला, लेफ्टिनेंट फला फला, मेजर फला फला, ब्रिगेडियर फला फला। और अगर यहाँ शिक्षा में कोई डॉक्टर है, डिलीट है, तो अपने आगे इस तरह की उपाधि अगर उसको कोई मिली हुई तो उसको लिख सकता है, लेकिन अन्य को नहीं इस तरह की व्यवस्था दी गई है। अब आपका जहन में सवाल आता होगा कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, किसी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री मिला हुआ है, किसी को भारत रत्न मिला हुआ है, तो क्या वह अपने इन भारत रत्न, मैं लिखूं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, मैं कहूं भारत रत्न भीमसेन जोशी, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ये ठीक है। ये ध्यान दीजिए कि ये जो हैं भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये जो हैं पुरस्कार हैं, न कि उपाधियाँ, ठीक है? इसलिए ये लगाए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, मुझे लगा कि आपको एक बड़ा लाभान्वित करने वाला होगा, लेकिन जब तक आप स्वतः अध्ययन एक बार इसका नहीं करेंगे, विस्तृत अध्ययन इसका जब तक नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ें थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। आप इसका अध्ययन करें। और मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। उसमें पहला जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन है। 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू।